बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी के कोर्स में आज हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो नेक्रोसिस भी कर सकते हैं और एपोप्टोसिस भी कर सकते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दो सेल डेथ की टाइप्स हैं। एक जो इसके अंदर नेक्रोसिस है उसको हम पहले भी पढ़ चुके होंगे कि ये एक्सीडेंटल डेथ होती है सेल की, और एपोप्टोसिस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहा जाता है। नेक्रोसिस एक अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है जिसको कोई फैक्टर्स कंट्रोल ना कर रहे हों। लेकिन एक बात जान लें कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में मेन डिफरेंस ये है कि एपोप्टोसिस वाले सेल्स इन्फ्लेम नहीं होते, स्वेलिंग नहीं होती। नेक्रोसिस वाले सेल्स डेथ से थोड़ी देर पहले स्वेल होते हैं और उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा जहाँ पर नेक्रोसिस होती है उसके रिस्पॉन्स में टिश्यूज़ में हाइपरप्लेजिया होगा। हाइपरप्लेजिया का मतलब वहाँ पर सेल्स ज़्यादा होंगे, सेल्स के अमाउंट रिस्पॉन्स के तौर पर सेल्स की लेयर ज़्यादा होंगी और उसकी वजह से मज़ीद दोबारा नेक्रोसिस होने के चांसेस थोड़े कम होंगे या टॉक्सिकेंट का इफेक्ट थोड़ा कम हो सकता है। ये एक एडाप्टेशन समझ लीजिए। नेक्रोटिक सेल है जो उसके अंदर केमिकल स्वेलिंग करेगा, टॉनिसिटी का भी इसके साथ रिलेशन है, केमिकल्स का भी है। एग्जाम्पल है फिश में गिल्स के एपिथेलियम की, वहाँ पर नेक्रोसिस होती रहती है केमिकल्स की वजह से। तो नेक्रोसिस के बाद रिस्पॉन्स में एपिथेलियम की थिकनिंग हो जाती है। जबकि एपोप्टोसिस की अगर बात की जाए तो एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। बहुत सारे टॉक्सिकेंट भी एपोप्टोसिस कर सकते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ से मुराद उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन पहले से मौजूद होंगी सेल में या सेल के इन्वायरमेंट में। हाइपोक्सिक कंडीशन में भी एपोप्टोसिस हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी में। मैकेनिज़्म किसी कॉन्टेमिनेंट के लिए या कॉन्टेमिनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, तकरीबन तमाम के लिए एक जैसे ही मैकेनिज़्म हैं। दो मैकेनिज़्म यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग दोनों तरह की इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह की एपोप्टोसिस हम पढ़ेंगे। उसके स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं जो सेम हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो एपोप्टोसिस के लिए सेल है ये पहले श्रिंक हो जाएगा, ये निशानी है एपोप्टोटिक सेल की, और उसके अंदर ब्लैब्स फॉर्मेशन हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये कुछ आउट ग्रोथ और इन ग्रोथ इस तरह से ये ब्लैब्स बन रहे हैं। और ब्लैब्स फॉर्मेशन के बाद सेल के मटेरियल्स पैक होकर वेसिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाती हैं। तो यहाँ पर एपोप्टोटिक बॉडीज़ के अंदर मटेरियल सेल का पैक होगा। जबकि नेक्रोसिस में कुछ इस तरह से होता है, सेल की मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है और अंदर का मटेरियल सारा फैल जाता है, और सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट होने के लिए पहले सेल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एपोप्टोसिस के अंदर दो तरह के पाथवे हैं या दो टाइप्स हैं इसकी। उसके अंदर सबसे पहले है एक्सट्रिंसिक और फिर बाद में इंट्रिंसिक। लेकिन अगर ये पता चलाना है कि एपोप्टोसिस हो रही है सेल में या नेक्रोसिस हो रही है तो उसके लिए मुख्तलिफ मेथड हैं। वैसे तो माइक्रोस्कोप में भी कुछ ना कुछ पता चल जाता है,
लेकिन टेक्निक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एपोप्टोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो जो ब्लैब्स बनते हैं और उनके बाद एपोप्टोटिक बॉडी बनती हैं, उनके अंदर डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं और न्यूक्लियस की भी फ्रैगमेंटेशन हो रही होती है। वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो भी टूट रहा होता है, बेतरतीब टूट रहा होगा, लेकिन पैक होके किसी न किसी फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में आ सकता है। डीएनए लैडरिंग एक ऐसा टेक्निक है, ब्लॉटिंग टेक्निक कह लें इसको, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि एपोप्टोटिक सेल और नेक्रोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। डीएनए लैडरिंग के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है और बैंड्स लैडर की तरह बनेंगे और एक लैडर भी यूज़ किया जाएगा रेफरेंस के लिए डीएनए। तो एक यूनिफॉर्म ऐसे एक लैडर बन जाएगा डीएनए लैडरिंग और आइडेंटिफाई हो जाएगा। जबकि नेक्रोटिक सेल के अंदर इस तरह से लैडर्स नहीं बनते, यानी कि बहुत सारे फ्रैगमेंट्स नहीं बनते स्टार्टिंग में डीएनए के। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज या डाइजेस्ट होना स्टार्ट होते हैं डीएनए के पार्टिकल्स। यहाँ पर सेल के अंदर ही पहले से, सेल के एपोप्टोटिक बॉडी बनते टाइम से पहले ही डीएनए के कुछ पार्ट्स बन जाएंगे और वो पार्ट्स जेल पर अगर रन किए जाएं तो उनसे एक पैटर्न यूनिक आएगा। दूसरी टेक्निक है टनल। टनल ये 5 लेटर पर मुश्तमिल है। टी का मतलब है यहाँ पर टर्मिनल डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज, एंजाइम का नाम है टर्मिनल डाई डीऑक्सी या टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज। यू का मतलब है यहाँ पर डीऑक्सी यूटीपी, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। एन का मतलब है निक, निक का मतलब कट। ई से एंड और एल से लेबलिंग। टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज DUTP निक एंड लेबलिंग, पूरा नाम इसका। तो इसके नाम से ही कुछ ना कुछ बात पता चल रही है कि एक एंजाइम है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज, जो कि UTP को अटैच करता है डीएनए की टर्मिनल एंड पर। जैसे कि अगर बहुत सारे डीएनए के फ्रैगमेंट बने होंगे, हो सकता है यहाँ पर ये अनइक्वल फ्रैगमेंट हों, स्ट्रैंड्स हों, तो पहले ये उनको कट करेगा और कट करने के बाद ब्लंट एंड बनाएगा। स्टिकी एंड के बजाय ये ब्लंट एंड बन जाएगा। ये वाला स्टिकी था पहले, तो इसके ऊपर एंजाइम आएगा। अब मज़ीद दोबारा से यही एंजाइम UTP लगा देगा यहाँ पर। UTP पहले से लेबल्ड होंगे, लेबल से मुराद यहाँ पर ये फ्लोरिसेंट होंगे, इनके अंदर कुछ कलर होगा। तो तमाम डीएनए जहाँ पर कट्स थे उनके को ये इक्वल करेगा, पहले ब्लंट एंड बनाएगा, ब्लंट एंड बनाने के बाद UTP को अटैच कर देगा। UTP अटैचमेंट के बाद माइक्रोस्कोप में जब ऐसा सेल देखा जाएगा तो सेल के अंदर डीएनए बहुत ज़्यादा जगह जगह से फ्लोरिसेंट नज़र आ रहा होगा। और अगर डीएनए के अंदर पहले से सेगमेंट्स नहीं बने होंगे, फ्रैगमेंटेशन नहीं हुई होगी, तो फ्लोरिसेंट UTP अटैच नहीं हो पाएगा इतनी सारी साइट्स पर। तो ये टनल मेथड या टनल एसे कहलाता है एपोप्टोसिस को फाइंड करने के लिए। इसके बाद विजुअलाइजेशन की जाएगी, माइक्रोस्कोपिकली डिटेक्शन की जाएगी, एपोप्टोसिस का मैकेनिज़्म पता चल जाएगा कि एपोप्टोसिस हो रही है या नेक्रोसिस। अब इसके बाद मेथड हैं 2 या पाथवे हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब जिसका सिग्नल
सेल से बाहर से आ रहा हो। सेल की जो डेथ है उसका पैगाम सेल के बाहर से मेम्ब्रेन से आ रहा है इसमें, और इंट्रिंसिक में पैगाम अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, इसलिए इंट्रिंसिक पाथवे कहलाता है। तो एक डायग्राम यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, उससे पहले कुछ यहाँ पर डिफरेंस है। टू मेजर डिफरेंसेस आर सीन बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस वाया extrinsic pathway is initiated by ligand binding to the death receptor। तो इससे पता चलता है कि सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर कोई डेथ रिसेप्टर था, डेथ रिसेप्टर, और इसके ऊपर कोई लाइगैंड आकर अटैच होगा, जिसको डेथ लाइगैंड भी कह सकते हैं, या फिर इसको ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी कह सकते हैं। बहुत सारी टाइप्स हैं इनकी। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ट्यूमर सेल्स की नेक्रोसिस करवाता है, यानी कि उनकी डेथ काज करवाता है बेसिकली, इसलिए इनका नाम ये रखा गया है। बहरहाल ये यूज़ हो रहा है एपोप्टोसिस में। और दूसरा है FAS लाइगैंड, वो भी इसी के ऊपर आकर, इनके लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी इसी तरह रिसेप्टर के ऊपर आकर अटैच होगा। और रिसेप्टर जो है इसके अंदर एक और डोमेन मौजूद है, उस डोमेन का नाम है FADD प्रोटीन, यानी कि FAS लाइगैंड को से एक्टिवेट होने वाली एक डेथ डोमेन है। डेथ डोमेन आपको पता है कि प्रोटीन का ये चैनल है जिसको हम रिसेप्टर कह रहे हैं। प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये। इसके अंदर लास्ट में एक डोमेन है, एक रीजन है प्रोटीन का, जो कि DD है जिसका नाम, यानी कि डेथ डोमेन। जैसे ही बाहर लाइगैंड आकर अटैच होता है तो अंदर ये डेथ डोमेन एक्टिवेट होती है, और इसके इंटरेक्शन से अफेक्टर रिलीज़ होते हैं, मतलब कि कैस्पेजेस रिलीज़ होते हैं। सिस्टीन एस्पार्टिकेसिस स्पेसिफिक प्रोटीएज, कंप्लीट नेम इसका। सिस्टीन और एस्पार्टिक एसिड अमाइनो एसिड्स हैं इसके अंदर, और ये प्रोटीएजेस हैं, स्पेसिफिक प्रोटीएजेस हैं जो न्यूक्लियर इन्वेल्प को या अंदर मौजूद बहुत सारी प्रोटीन्स की प्रोटियोलाइसिस करते हैं। तो डायग्राम में इस एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखें एक बार। थर्ड डायग्राम में बाहर से आकर कोई लाइगैंड अटैच होगा, लाइगैंड की वजह से अंदर एक DD मौजूद था, यानी कि डेथ डोमेन मौजूद था। डेथ डोमेन एक्टिवेट करेगा एक फैक्टर को, कैस्पेजेस कह लें या कोई भी प्रोटीन है। पहले इस डायग्राम में प्रोटीन एक्टिवेट हो रही है, फिर कैस्पेजेस एक्टिवेट हो रहे हैं जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, और अल्टीमेटली इनकी वजह से डेथ काज हो जाएगी जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और दूसरा पाथवे हमारे पास है जो इंट्रिंसिक पाथवे, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि इसके अंदर साइटोक्रोम C जो माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, इंटरनली मौजूद है सेल के अंदर। साइटोक्रोम C से रिलीज़ होने वाला माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज़ होने वाला साइटोक्रोम C स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा साइटोप्लाज्म में, और एक्टिवेट करने के बाद एपोप्टोसिस के लिए एपोप्टोसोम बनाएगा। एपोप्टोसोम्स फिर मज़ीद आगे फंक्शनल बनाएंगे कैस्पेजेस को, कैस्पेजेस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को ये कैस्पेजेस एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेशन के बाद एपोप्टोसिस हो जाएगी। तो इसके अंदर मेन जो लास्ट में दोबारा से रिज़ल्ट मिलता है वो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होती है, जबकि एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होती। तो जैसे ही सेल एपोप्टोसिस के मैकेनिज़्म की तरफ आता है तो उसके बाद सेल की जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं वो भी रोक दिए जाते हैं, क्योंकि सेल को ख़त्म किया जा रहा है। तो अब सेल को बचाने के लिए जो इम्यून रिस्पॉन्सेज थे सेल के, वो भी रोक दिए जाएंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनोटॉक्सिसिटी की वजह क्या है, टॉक्सिकेंट्स के अंदर क्या मैकेनिज़्म है इसका,
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।